Hi everyone, I hope all of you are doing absolutely fine. So let me know in the comments what productive things you are going to do today, है ना, और अब तक क्या क्या कर लिया। तो आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो 12th क्लास में अभी आए हैं, मतलब कि उनका अभी जेई होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7-8 मंथ्स में उनका होने वाला है, 6-7 जितना भी है, जनवरी अटेम्प्ट उनका होने वाला है। और उनका जो फाइनल जेई एडवांस है या जो जेई एडवांस की बात करें तो उसमें 1 ईयर बचा हुआ है लगभग, है ना, लगभग 1 ईयर ही बचा हुआ है, आप कह सकते हो थोड़ा सा कम रह गया टाइम बट ऑलमोस्ट 1 ईयर है। तो इन बच्चों की आज मैं बात करने वाला हूँ। आप लोग मुझे कई देर से, कितने ही देर से बोल रहे थे कि भैया आपने हमारे लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, आप या तो 10 to 11th वालों के लिए बनाते हो या जिनका भी जेई होने वाला है उनके लिए बनाते हो, हमारे लिए नहीं बनाते हो। तो अभी आ गया है ना, थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि क्या है कि जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है ना यार, उनको बहुत इंपॉर्टेंस होता है इस समय, है ना, जो आप अगले साल रियलाइज़ करोगे तो उनकी हेल्प करनी पड़ती है। और जो बच्चे भी 10th to 11th आए ना यार, वो लोग क्या नए एकदम खिलाड़ी, आप लोग क्या मंझे हुए खिलाड़ी हो। सो आपको चलो ठीक है यार, पता चल गया रूल्स ऑफ द गेम क्या है, उन लोगों को नया है ना तो उनको बताना पड़ता है, बट आई एम सॉरी अब वीडियो आ गया है ना। तो कल मुझे वापस से आईजी पे एक बच्चे ने पूछा कि भैया मुझे यार एग्जैक्ट उसकी प्रॉब्लम बताता हूँ जो आई थिंक आप में से कई लोगों के साथ होती होगी, है ना। उसने मुझे ये पूछा कि भैया @kalpit.virwal पे कि भैया मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैंने यार 11th क्लास में कुछ ज़्यादा खास किया नहीं, है ना, ये मेरा आईजी है भैया। 11th क्लास में मैंने कुछ खास किया नहीं। खास किया नहीं का मतलब है या तो वो कोचिंग ही नहीं गया, या गया तो इतना उसने कुछ किया नहीं और इतने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अब मैं आ गया हूँ 12th में, और 12th की स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन भी कवर हो चुका है ना। और यार अब मुझे कुछ नहीं आ रहा है इन द सेंस कि यार मेरा 11th तो बिगड़ा हुआ है पहले से है ही, और 12th क्लास क्योंकि 11th में पढ़ा नहीं ढंग से, तो 12th क्लास में भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, है ना। मेरा 7 महीने बाद 6 महीने कितने बचे हैं, आज जैसे जून चल रही है अभी, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 या 7 महीने मैक्स टू मैक्स मान लो, 6-7 महीने बचे हैं भैया। और अब मेरा मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या करूँ मैं। तो बताते हैं, आज बात करेंगे उसकी, ठीक है, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ध्यान से बात करेंगे, ओके। बट फ्री में नोट्स आपको चाहिए 11-12 वगैरह के, तो वो हमारी ऐप एकेड बूस्ट पे दिया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके आप उसको एक अच्छी रेटिंग दे सकते हो, अच्छी लगे तो हमें अच्छा लगता है। तो यार अब बच्चों के पास दो चीज़ें, एक तो होता है 11th की बैकलॉग, है ना, और दूसरी होती है 12th क्लास का रनिंग सिलेबस, ठीक है। इसको मैं RS लिख देता हूँ, रनिंग सिलेबस। अब ये कब करना है और ये कब करना है, मैं दोनों बात बताता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, ऐसा होता है कि आपकी पहली प्रायोरिटी है ना, जो 99% लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप 12th क्लास का सिलेबस साथ में समेटते हुए चलो बेटा, 11th का तो बाद में भी कर लोगे, छुट्टियां मिलेंगी। लेकिन सच बात ये है कि छुट्टियां कभी आती नहीं है, और 12th क्लास का आप समझ ही नहीं पाते हो अगर आपको 11th ही नहीं। अब भाई बच्चे को मैकेनिक्स नहीं आती तो कहाँ से पढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो है। आप बोल देते हो कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन जैसी होती है, कई सारे जगह पे तो ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ढंग से पढ़ाते ही नहीं है, बोल देते ग्रेविटेशन से लिंक्ड है, उससे पढ़ लो। तो अब बच्चे को ग्रेविटेशन नहीं आता तो कहाँ से पढ़ेगा, उस बच्चे को एलएलएम के अंदर पुली वाले प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि करंट सॉल्व कर लेगा, मुश्किल होता है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो देखो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि यार अभी आपके पास जेई में 6-7 महीने बचे हुए हैं, आपको जेई कल नहीं हो रहा है, ओके। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अभी थोड़ा छोड़ो और 11th क्लास की बैकलॉग फटाफट से क्लियर करो। फटाफट से क्लियर करने का मतलब क्या होता है कि एक बार यार बेसिक एटलीस्ट आप समझ जाओ, एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फंडे हैं ना, वो आप समझ जाओ, ओके। जिसमें क्या क्या हो गया कि एनएलएम क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है ना। या अपन जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है भाई, इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम लगा दो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स, आई एम ऑल्सो नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व इरोडो HC वर्मा। आई एम जस्ट सेइंग कि बेसिक्स हमको पता चल जाए कि भाई ये चीज़ क्या है, कैसे होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इतना भी पता चल जाए ना, जिसमें आपके सारे फॉर्मूले आपको याद अगर हो जाएं, जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो याद हो जाए, तो भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि जेई मेन वगैरह में कई बार बेसिक चीज़ें भी आ जाती है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का बता दो, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार आते हैं कि केवल फॉर्मूला याद है तो आंसर सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में कभी कभी। तो वो आप पूरे के पूरे छोड़ दोगे अगर आपने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं तो, जबकि बेसिक पढ़ना बहुत सिंपल चीज़ भी है। तो पहला स्टेप मैं ये कहूँगा कि यार आप एकदम से जितना भी जल्दी हो सके संडे सैटरडे 1 महीने तक पकड़ोगे तो भी कर सकते हो। 11th की बैकलॉग क्लियर करो बेसिक लेवल पे, है ना, इतना कि यार कुछ तो आता है एटलीस्ट, ठीक है। और बात करें 12th के रनिंग सिलेबस की ना, 12th के रनिंग सिलेबस की, हाँ अब ये बैकलॉग कैसे क्लियर करनी है वो मैं बताऊंगा, है ना, इंतज़ार करो थोड़ा, है ना, रुको ज़रा सब्र करो। हाँ तो 12th क्लास का सिलेबस की बात करें ना, तो देखो इसमें ऐसा रहता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एकदम नए हैं, जिसमें आपके क्या क्या आ गए। फॉर एग्जांपल आपका जो
फिजिक्स की बात करें ना जैसे, तो फिजिक्स के अंदर जैसे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, अब भले ही मैंने ऐसा बोला था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते आप, लेकिन है तो नया टॉपिक ही ना, इसका कोई रिलेशन तो नहीं है पहले किसी चीज़ से। और क्या हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स एक तरह से पूरा ही हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं मैकेनिक्स की जो काम आती है, बट आप फिर भी समझ सकते हो, समझने को अगर चाहो तो, है ना। आपका जैसे ये सब हो गया। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे इनऑर्गेनिक तो आपकी पूरी इंडिपेंडेंट ही हो गई एक तरह से। इनऑर्गेनिक के अंदर रटने की चीज़ें हैं वो तो, क्वालिटेटिव एनालिसिस तो पूरा याद करने का, उसमें कौन सा यूज़ हो रहा है भाई 11th का कुछ। हाँ ऑफकोर्स पीरियोडिक टेबल वगैरह यूज़ हो रही है, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे यार वो फैक्ट्स होते हैं, है ना। उसमें आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक है इसमें पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पीरियोडिक टेबल भी चलो ठीक है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है उसमें मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो वो भी याद करने की चीज़ें ही हैं। उसमें आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि यार जैसे फिजिक्स के अंदर क्या होता है कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड नहीं है तो अपन नहीं पढ़ सकते आगे, लेकिन वैसा इनऑर्गेनिक में नहीं होता। तो इनऑर्गेनिक आपका पूरा सेक्शन ही हो गया जैसे जो आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक के अंदर चलो देखो जीओसी की है वो मैं मानता हूँ, ऑर्गेनिक में चलो दिक्कत है वो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। मैथ्स के अंदर तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जिसमें आपका कैलकुलस आ गया, कैलकुलस में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का होता है, बट यार वो भी एकदम बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ खतरनाक ही हो रहा है। तो मैथमेटिक्स में कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पूरी नई चीज़ है ना। कैलकुलस में ज़्यादातर चीज़ें नई चीज़ें, है ना, सब नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादातर चीज़ें नई चीज़ें हैं। ओके 3D एंड वेक्टर्स भी, आप 3D एंड वेक्टर्स भी जैसे ऑलमोस्ट नई चीज़ ही कह सकते हो, थोड़ा बहुत तो 2D पर डिपेंडेंट, बट मोस्टली वो आपका नई चीज़ ही कह सकते हो आप, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं 11th-12th में, जो आपके 12th में, जो आपके 11th पे इंडिपेंडेंट नहीं है। आप उनको तो एटलीस्ट पहले कर लो, है ना। तो ये जो टॉपिक्स है ना, इनको आप साथ साथ में करते जाओ 12th के, ठीक है। तो और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं 12th के जो 11th के अंदर उनका रिलेशन रहता है, जिसमें क्या क्या आ गया आपका, जैसे आपका वो आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, है ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ हद तक आप कह सकते हो, ठीक है। और मैथ्स के अंदर जैसे कुछ कुछ पोर्शन है, जैसे आई थिंक डिफरेंशिएशन वाला सेक्शन, कुछ लोग जैसे मैथ्स मतलब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 11th क्लास के अंदर मैथ्स वगैरह में डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, कुछ बच्चों का सारा 12th में होता है। एकेडमी पे तो हम 12th में सारा डिफरेंशिएशन मोस्टली कराते हैं, बट ठीक है अभी जिससे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। अब जैसे ऑप्टिक्स वगैरह है, ये तो पूरी इंडिपेंडेंट चीज़ें यार, है ना। तो इन टॉपिक्स को आप साथ बाय साथ पढ़ते जाओ। साथ बाय साथ पढ़ने का मतलब क्या है कि आपका जो भी टाइम टेबल बना हो सकता है आप कोचिंग जाते हो सकता है आप सेल्फ स्टडी करते हो सकता है कुछ भी करते हो, यहाँ पे एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। यहाँ पे सारा होमवर्क रेगुलर बनाना है, कुछ भी हो जाए गलती से भी ऐसा नहीं करना है कि बैकलॉग इसमें आ जाए, क्योंकि देखो पहले वाले में आपकी बैकलॉग ऑलरेडी पड़ी हुई है, जिनकी वजह से आप इतने सारे टॉपिक्स हैं जो नहीं कर पा रहे। देखो ऑर्गेनिक आपकी पूरी छूट जा रही है क्योंकि आपको जीओसी नहीं आती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी छूट जा रही है क्योंकि आपको आयोनिक नहीं आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपको ग्रेविटेशन वीक है। तो ये चीज़ें आप वैसे भी बैकलॉग इनके साथ ऐड हो जा रही है, तो आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप ऑप्टिक्स को भी बैकलॉग बना लो, आप है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी बैकलॉग बना लो, आप बायोमोलिक्यूल्स को भी बैकलॉग बना लो, क्योंकि ये नई चीज़ है ना। तो इनको आपको प्रेफरेंस देनी है कि ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा इंडिया पढ़ रहा है। ओके पहली बात ये। अब बात करें 11th की बैकलॉग कैसे क्लियर करनी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 2 बच्चों की बात करूँगा। पहले वो बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते हैं अकेड बूस्ट पे, ठीक है, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ी ऑडियंस हो गई है, अब ऑलमोस्ट 3000-4000 बच्चे हैं। तो आपके पास 11th रिवीजन कोर्स अगर है तो भाई उसको लगा डालो, उसमें आप 35 आवर्स यानी लगभग 1 हफ्ते भी पढ़ोगे ना, तुम्हारा पूरा 11th का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, है ना। 1 महीने भी 1 हफ्ते भी अगर पढ़ लोगे ना इसको ढंग से, केवल वीडियोस देखनी है, मैं तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कराता, इसमें मैं केवल आपको वीडियोस के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देता हूँ कि बंदा यार एक बार 12th में जाने को रेडी हो जाए। तो जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, आप लोग के पास 11th रिवीजन कोर्स है तो आप कर सकते हो, वरना आप ले सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ, इससे बड़े रिवीजन कहीं और नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे लेट से यूट्यूब वाले जो अकेडमी के स्टूडेंट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को थोड़ी सी सेल्फ स्टडी मेहनत रहेगी बट फिर भी करेंगे। तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि यार अपनी कोचिंग के थोड़े नोट्स देख लो, या कुछ तो स्टडी मटेरियल होगा ना, आप कहीं तो जाते होगे, ऐसा तो है नहीं कि बैठे हुए होगे, कुछ तो बुक होगी, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज लगा लो, है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज लगा लो, बस इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोचिंग की मटेरियल या एक्सरसाइज 1, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस लगा लो, है ना। जैसे कोऑर्डिनेट के अंदर पैराबोला है, उसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की लगा डाली, है ना। ये सब पीएनसी प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की लगा डाली, मिसलेनियस भी कर ली, इतना बहुत है। इसमें हालांकि मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, ये आपको करने में 1 मंथ से 2 मंथ लग जाएंगे, ये चीज़ में आप 1 हफ्ते में निकाल लोगे, ठीक है, वो चीज़ है। बट फिर भी यार अब और क्या कर सकते हैं ना, हम आपके लिए बेस्ट चीज़ लेके आए हैं, तो अगर आप फिर भी नहीं करो तो ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 11th की बैकलॉग क्लियर करना आसान काम नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, ठीक है। ये कोर्स बनाने में मुझे पता है हमने कितनी मेहनत की थी, बहुत रिसर्च करके मैंने बनाया कि मैं ऐसा क्या कर दूँ कि भाई बैकलॉग एक बार में क्लियर हो जाए, फिर ये मेहनत से बना है। बट मुश्किल काम है, अगर आप खुद से करना चाह रहे हो मुश्किल काम है, तो यार मेहनत लगेगी बट करनी भी पड़ेगी, ठीक है। आपको 1 महीने तक दिन में 10 घंटे पढ़ो, 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस स्टेज पे इतना कमिटमेंट नहीं कर सकते हो ना कि यार मैं दिन में 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा 12th क्लास में एग्जाम 7 महीने बाद 8 महीने बाद है,
तो फिर यार आप शायद नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि इंडिया में ऐसे बच्चे हैं जो 10th 11th क्लास से बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है आप उनको पिछाड़ नहीं सकते हो, उनको ऐसा नहीं है आप पिछाड़ नहीं सकते, उनसे अच्छी रैंक नहीं ला सकते हो, लेकिन अगर आप इतना एफर्ट लगाने को रेडी नहीं हो ना कि यार मैं तो अभी भी 3-4 घंटे ही देखूंगा, मैं अभी भी पबजी खेलूंगा, तो फिर आप नहीं पिछाड़ पाओगे। हाँ, अगर आपने इतना एफर्ट लगाना शुरू कर दिया, आपने 1 महीने 2 महीने बैठ के या तो ये कर लिया या फिर ये कर लिया और बैकलॉग अपनी खत्म कर ली 11th की, यार कि मेरे को बेसिक्स 11th की समझ आने लग गए और मैं 12th का भी पैरेलली चला रहा हूँ कि ऑप्टिक्स वगैरह टॉपिक एटलीस्ट में पढ़ रहा हूँ, तो आपका चांस बनता है कि हाँ यार ये बंदे में अभी भी पोटेंशियल है कि 1500 में रैंक ला सकता है एडवांस में, है ना, वो वाली बात है। अब एक बात ये नहीं आती है कि यार चलो ठीक है भैया, मैंने 11th की बैकलॉग आपके कोर्स से मिटा लिया, मैंने सेल्फ स्टडी कर ली और मेरे चलो 1-2 महीने लग गए या जो भी है, चलो भैया मैंने 12th क्लास के अंदर ऑप्टिक्स वगैरह ये जो टॉपिक्स हैं, जो नए नए टॉपिक्स है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, कैलकुलस के कुछ पोर्शन है जो नए थे, वो मैंने चलो पढ़े आपके साथ, तो मेरा इतना पोर्शन तो क्लीन है। लेकिन यार 12th क्लास के अंदर ऐसे टॉपिक बहुत सारे थे भैया जिसमें आपको मैंने बताया ना, जैसे आपका इलेक्ट्रो हो गया, आपका ऑर्गेनिक में काफ़ी बड़ा पोर्शन हो गया, आपका लेट से और क्या बच गया यार, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इस तरह के। हाँ, आपके जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ पोर्शन आ गए, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पार्ट पूरा 12th में होता है और 90% क्वेश्चन तो इसी से आते हैं, टेंजेंट नॉर्मल से, है ना। अगर आपके जेई एडवांस में 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अगर आएंगे ना कोऑर्डिनेट के अंदर, उनमें से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टेंजेंट नॉर्मल या किसी न किसी तरह से 12th क्लास की कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे। तो भैया इनका क्या करूँ मैं, ये भी तो सिलेबस बचा है। तो मेरे भाई एक बात मुझे बताओ कि तुम इसके लिए अभी क्यों रो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका 50% सिलेबस जेई का हो गया और यहाँ पे 25% हो गया, तो 75% तो तुम्हारे ऐसे ही आ गए। 75% तुम जेई एडवांस में लेके आ गए, तुम्हें आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगी, आईआईटी दिल्ली मिल जाएगी, है ना। तो पहली बात रोना बंद कर दो, क्योंकि तुमने बहुत इंप्रूवमेंट किया है। तो अपने आप को पहले पैट करने ऑन द बैक, शाबाशी देने की, यार हमने इतनी मेहनत करके 11th की बैकलॉग क्लियर कर ली और 12th की कर ली। पहली बात 99% लोग यही नहीं कर पाते हैं। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ आप एडवांस फोड़ के आ सकते हो, क्योंकि आपने एक वर्क एथिक डेमोस्ट्रेट किया है कि यार हम में इतना दम है कि यार अपन 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर इतनी बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, ये मुझे विश्वास है आप कर लोगे। कैसे करोगे वो वैसे आप पर डिपेंड करता है, बट ऐसा रहता है कि यार अपना एक बार स्कूल हो जाता है ना या कोचिंग हो जाती है, उसके बाद अपन को जेई मेन से पहले 1 महीने का पूरा ब्रेक मिलता है ना। और इसके अलावा भी यार संडे सैटरडे बहुत सारे रहते ही हैं। और ये जो टॉपिक्स है ना जो 11th और 12th में डिपेंडेंट एक दूसरे पे, ऐसे टॉपिक्स आप मान लो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं लेट से 25% सिलेबस कह सकते हो आप मैक्स टू मैक्स। 12th क्लास में 50% सिलेबस होगा, जिसमें आपकी ऑर्गेनिक के काफ़ी बड़ा पोर्शन हो गया, मैथ्स के अंदर कुछ पोर्शन है और फिजिक्स के अंदर कोई चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स में काफ़ी सारे चैप्टर्स इंडिपेंडेंट भी 11th के, है ना। तो ये 25% सिलेबस जो है ये आप उन संडे सैटरडे हॉलीडे, ये वो क्रिसमस हॉलीडे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं यार, उनमें आप निकाल लोगे, है ना। दिवाली हॉलीडेज आएंगी, उनमें आप कर लोगे और ये आप करेंगे, है ना। अब मैंने क्या बोला एक बार वापस बोलता हूँ मैं, है ना, क्योंकि अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे। तो मैंने ये बोला कि आपके पास 2 काम थे, एक तो 11th की बैकलॉग आपको ख़त्म करनी थी, ठीक है। दूसरा काम ये था कि 12th के जो नए टॉपिक्स हैं उनको मैनेज करना है, और 12th क्लास के डिपेंडेंट टॉपिक्स जो हैं जो 11th पे डिपेंड करते हैं उनका भी कुछ करना है आपको, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा प्यारा सा कलर लाते हैं, वाइट क्या है ना। ओहो, कलर तो चेंज ही नहीं हुआ। अच्छा हाँ, तो इसके लिए मैंने क्या बोला, 2 ऑप्शन है। अगर आप एकेडमी में पढ़ते हो तो 11th रिवीजन कोर्स कर लो, ये कर लोगे ना तो तुम्हारी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मैक्स टू मैक्स तुम्हारी बैकलॉग क्लियर हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, बच्चों की हुई है, मेरे पास ईमेल पड़े हुए हैं कि भाई बहुत मस्त बैकलॉग हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आप 12th क्लास के अंदर, हाँ, आपके जो 11th के जो नोट्स थे या कुछ भी था वो कर लो। एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 लगा लो आपके कोचिंग की, या एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस लगा लो। इतना भी कर लोगे ना बहुत, एक बार बैकलॉग क्लियर हो गई। क्योंकि बैकलॉग क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एडवांस के क्वेश्चन करने लगे। इसका मतलब ये होता है कि अपन बेसिक समझ गए कि यार रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रोलिंग मोशन क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पुली वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये होता है बैकलॉग क्लियर करना। ई रोडो के क्वेश्चन लगा देना बैकलॉग क्लियर नहीं होता है, ठीक है। एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए ना, उसके बाद अपन को छुट्टियां मिलती हैं बहुत सारी, संडे मिलते हैं, सैटरडे मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं। और यार जेई जनवरी को क्यों देख रहे हो आप, ये देखो ना अप्रैल अटेम्प्ट है आपके पास, एडवांस भी है, इनको देख के चलो, है ना। जनवरी अटेम्प्ट देख के ऐसा सोचोगे मेरे पास 7 महीने तो डूबोगे यार। आप ये सोचो ना अप्रैल में मेरे पास 10 महीने पड़े हैं, है ना, 10 महीने 11 महीने जितने भी पड़े हैं आपके पास 11 महीने पड़े हैं, 10 जो भी है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो आप उस हिसाब से सोचो थोड़ा, है ना। इसके बीच में गैप मिलता है, उसमें आप टफ क्वेश्चन लगा के जो ये बेसिक्स थे उनको भी आप एडवांस बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अपन इंप्रूव करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जनवरी से अप्रैल में बहुत इंप्रूव होते हैं। जैसे एक बच्चा है अपने यहाँ एकेडमी पे, उसके जनवरी अटेम्प्ट में आई थिंक 100 नंबर आया था और अभी टेस्ट में फोड़ रहा है वो गंदा वाला,
अभी टेस्ट के अंदर उसके 150 से 200 के नीचे नहीं आ रहे एकदम, और हमारे टेस्ट थोड़े रिलेटिवली टफ भी हम बनाते हैं कोई कोई, है ना। तो इम्प्रूवमेंट होता है बच्चों का, देखा है मैंने, अपनी आंखों से देखा है। तो वो अपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। 12th क्लास के जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप पैरेलल में चलो यार, उनको नहीं डुबाना है। चलो बैकलॉग क्लियर की नहीं कि चलेगा, 12th का डिपेंडेंट मटेरियल नहीं पढ़ा चलेगा, 12th क्लास का मत डुबा देना भाई, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी आएगा और इसमें डूबोगे तो तीनों चारों जगह डूबोगे, एडवांस में भी डूबोगे, मेंस में भी डूबोगे, बोर्ड में भी डूबोगे। तो 12th क्लास के जो नए टॉपिक्स हैं उनको तो मिस कर मत देना गलती से भी, और जो डिपेंडेंट वाले टॉपिक्स हैं वो आप लास्ट में देखोगे, ठीक है। पहले 11th की बैकलॉग, 12th के न्यू टॉपिक हो गए, उसके बाद आपको गैप मिलता है, संडे मिलता है, सैटरडे मिलता है, उनमें आप इनको कर सकते हो, ठीक है। अब ये आप मैनेज कर लोगे, बट इस नौबत पे आएंगे केवल 1% लोग, 99% लोग इन्हीं में उलझे रह जाएंगे। तो आप पहले ये तो करो, उसके बाद इन पे बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लोगों को टफ क्यों लगता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आयोनिक यूज़ हो रहा है, आयोनिक ऑलरेडी टफ है, बच्चे आधे तो छोड़ के चले जाते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो एक और टफ टॉपिक में कंबाइन, एक और टफ टॉपिक, तो टफ टॉपिक अपने आप बन गया, बच्चे जानते ही नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो कहाँ से नंबर लाएंगे, तो टफ टॉपिक हो गया, है ना। तो ये वाली बात हो गई अपनी। अब मेरा एक और सजेशन जो मैं लास्ट में दूंगा आपको वो ये है कि अभी यार आप में से जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं या अभी पढ़ने का सोच रहे हैं, हम एक पूरा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके आने वाले हैं विद इन 15 जून के आसपास, 15-20 जून जो भी है, उसमें हम 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेके आने वाला है, जिसके अंदर आपको पूरा 11th-12th का मटेरियल मिल जाएगा। और अभी तक जितने भी हमारे कोर्सेज हैं ना, 11th रिवीजन हो गया, आपका लेवल 100 हो गया, एडवांस का रिवीजन हो गया, सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, है ना, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर, जो इन सबकी कंबाइंड कॉस्ट से तो कम ही होगा, प्लस हम इसमें फुल सिलेबस भी कवर करवाएंगे। अब फुल सिलेबस देखो धीरे धीरे कवर होगा, बट अपन ट्राई करेंगे कि 11th और 12th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स जहाँ पे आप अभी पढ़ रहे होगे ना अपने, वहाँ पे वो हम डाल देंगे। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे विद इन 1 to 2 मंथ्स पूरा सिलेबस आ जाएगा, तो आपको ऐसे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप वेट कर सकते हो तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसकी कॉस्ट हम कम रखेंगे काफ़ी, मतलब कंपेयर टू इंडिविजुअल कोर्सेज, मतलब ये पूरा 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चीप रहेगा, ये आप ले सकते हो। बट इसमें भी यार अभी लगभग आप कह सकते हो थोड़ा सा टाइम है लॉन्च होने में, तो मैं ये कहूँगा कि 11th रिवीजन कोर्स आप हो सकता है 1 महीने का ले लो और एक बार अपनी बैकलॉग क्लियर कर लो, ठीक है। 1 महीने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है भी नहीं, और आपको लगेगा कि यार मेरी बैकलॉग क्लियर हो गई ना, उस कॉस्ट के हिसाब से ये बहुत सही चीज़ है ना। और फिर आप इस कोर्स को ले सकते हो जब ये लॉन्च होगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा लेट भी हो जाए 30 जून तक को, लेकिन हम कंटेंट इसमें बहुत अच्छा बनाएंगे। इसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी, जेईई मेन के बाद में सब कुछ हम करवाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इनमें मतलब जो भी फैकल्टीज़ वगैरह सो भी काफ़ी अच्छी हैं, कुछ तो मैंने खुद बनाया कंटेंट, कुछ दूसरे लोग भी बना रहे हैं, कि दूसरे लोग भी बहुत अच्छे हैं मैंने जो सेलेक्ट किए हैं। तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो तो कैसे पढ़ना है, उसको फॉलो करो। तो क्या फॉर्मूला था कि पहले अपन 12th के जो मेन टॉपिक चल रहे हैं उनको अपन एकदम सही करेंगे, है ना। उसके बाद 11th की बैकलॉग का सोचेंगे कब, संडे सैटरडे, और जब आपका फ्री टाइम हो तब, ओके, जब फ्री टाइम हो तब। और जो 12th क्लास के को डिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, जो यार आपके इन सब इधर उधर सब जगहों पे डिपेंड करते हैं ना, उन टॉपिक्स को अपन लास्ट में देखेंगे एकदम, क्योंकि वैसे टॉपिक्स है भी कम, है ना। ऑर्गेनिक का चलो ठीक है आप साथ में देख सकते हो, ओके। अब यहाँ से मुझे एक और पॉइंट याद आता है कि यार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पूरी जीओसी पे डिपेंडेंट है, तो जीओसी आपको पहले कवर करनी है, जीओसी आप पहले कवर करो कि यार अपन एटलीस्ट जीओसी वगैरह जो है वो अपन पहले से सीख जाए, ताकि अपन ऑर्गेनिक में एक बार ट्रैक पे आ सके, है ना। अब जैसे कोई कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं 11th के जो 12th में रिलेवेंट ही नहीं है, फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन तुमने अभी पढ़ लिया तो क्या उखाड़ लोगे भाई, है ना। क्वेश्चन भी आएगा नहीं उससे, एक क्वेश्चन आएगा शायद दोनों में मिला के, वो भी कभी कभी आता है, तो वो पढ़ लिया। और जीओसी लास्ट में पढ़ा तो वो भी बेवकूफ़ी है ना, जीओसी पहले पढ़ना, इस तरह की चीज़ें। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपन प्रायोरिटाइज करेंगे, ओके। सो आई होप आपको एक अच्छा एक फीडबैक मिला होगा कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन बचा सकते हो। जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लिए मैं वैसे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट मैं कहूँगा कि यार आप ऑलरेडी जानते हो को क्या करना है, ओके। एंड मेरा क्लोजिंग मिशन यही रहेगा कि यार बहुत ज़्यादा आपको अब हार्ड वर्क करना होगा। क्यों? क्योंकि यार अब हार्डली अपने पास कितना महीना बचा है, जेईई एडवांस की अगर बात करें तो जेईई एडवांस में अपने पास लगभग 1 ईयर बचा हुआ है ना। और हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया मैं अगर 20 जून को कोर्स लॉन्च हो रहा है तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन क्यों लूँ, जेईई एडवांस तो हो जाता है। तो भाई जेईई एडवांस हो जाता है मई के एंड में, है ना। जून आपके बहुत सारे एग्जाम जुलाई तक भी चलते हैं, है ना, 30 जून तक जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स। और आपको अभी लग रहा होगा कि मेरे को दूसरे एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सबको पड़ती है लक्ष्मण, सबको पड़ती है ना। मैंने भी दिए थे दूसरे एग्जाम्स, मैंने बिट्स वगैरह दिए थे, तो वो होता है ना। तो आप वैसा मत सोचिएगा। तो 1 ईयर आपके पास बचा है, इसमें यार जितना मेहनत कर सकते हो ना कर लो, क्योंकि उससे आपके जो मार्क्स है, जो परफॉर्मेंस है, वो एकदम से राइज हो सकती है। और आपका जो लेवल है वो यहाँ से आप बहुत एक अच्छे करियर की तरफ जा सकते हो केवल इन 1 साल की मेहनत में। और 1 साल भी नहीं बचा है भाई,
है ना। 1 साल मेहनत कर लोगे, बहुत ऊपर राइज हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपको पता चलेगा जब आपकी प्लेसमेंट हो रही होगी या जब आप नौकरी करोगे ना, तब पता चलेगा कि यार मैंने पहले मेहनत करी, उससे कितना एडवांटेज हुआ। ठीक है, टेक इट फ्रॉम माई वर्ड्स कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट टाइम, है ना, इंपॉर्टेंट है ये टाइम बहुत ज़्यादा। सो या थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अकेडबूस्ट ऐप का लिंक दिया हुआ है, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ उसको एक अच्छी रेटिंग दीजिएगा, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है ना। और एक रिव्यू भी लीव कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स और काफ़ी सारे वीडियोस फ्री में भी है। फिर भी अगर किसी को चाहिए, हाँ, और अगर कोई आप लेना चाहते हो 11th रिवीजन कोर्स वगैरह लेना चाहते हो या इवन हमारे फ्यूचर कोर्सेज के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उनके लिए कर सकते हो। एंड बाकी सब मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। मैं वैसे वहाँ पे रिप्लाई हर बच्चे को नहीं कर पाता हूँ, बट एटलीस्ट ट्राई करता हूँ वीडियो बना दूँ। सो थैंक्स लॉट गाइस, ऑल द बेस्ट। और कमेंट करके बताओ यार कौन सी रैंक लेके आओगे अगले साल, है ना। ऑल द बेस्ट।